हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम लोग रेप्लिकेशन के अगले पार्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टर्मिनेशन प्रोसेस की। आपको पता होगा कि हम लोग रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इनिशिएशन और इलोंगेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो टर्मिनेशन किस तरीके से होता है भाई? जो चीज़ शुरू हुई है वो उसकी एंडिंग तो करनी ही है। इनिशिएशन किया, अब इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन मतलब क्या हो गया? जहाँ पे हम लोग जो स्ट्रैंड है उसका कंटिन्यूसली कॉपी करते रहते हैं, नया नया डीएनटीपी जो होगा वो आकर के ऐड होता रहेगा, और जिसकी वजह से स्ट्रैंड जो है, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता हुआ चला जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है। आज हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रैंड की इलोंगेशन हो रही थी वो किस तरीके से टर्मिनेट होगी, किस तरीके से बंद होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि बैक्टीरियल जीनोम्स में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। यू ऑलरेडी नो दिस दैट रेप्लिकेशन बोथ डायरेक्शंस में होता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा जो रेप्लिकेशन, ये मेरा स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये पूरा सर्कुलर डीएनए है जो कि प्रोकैरियोट के अंदर पाया जा रहा है। ठीक, अब आप जानते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं पेन से, दिस इज ओरिसी। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के इस साइड में भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा और इस साइड में भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा, दोनों साइड में रेप्लिकेशन हो रहा होगा। इसी चीज को तो हम लोग बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन बोलते थे। तो इसमें इस साइड भी हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है, मतलब एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर भी जा रहा होगा, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर भी जा रहा होगा, isn't it? तो अब ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे करके जो घूम के आ रहे होंगे तो वो जस्ट ओरी सी के ऑपोजिट तरफ मिलते हैं। ठीक है, अगर इस जगह पे ओरी सी है तो इसके ठीक ऑपोजिट तरफ यहाँ पे कहीं ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे घूमते हुए आकर के मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स मीट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ओरिजिन। ओरिजिन जो था उसके जस्ट ऑपोजिट पे ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क मिलते हैं। इस रीजन को जो जस्ट ऑपोजिट है, इस रीजन को क्या बोलेंगे? जहां मैं ये भी दिखा रहा था, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड? दिस रीजन इज कॉल्ड एज टर्मिनस रीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन होगा तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनस रीजन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दिस कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस कॉल्ड एज टर सीक्वेंसेस। अब ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो टर्मिनस सीक्वेंस या टर्मिनस रीजन होगा ये किस तरीके का होगा। दिस टर्मिनस रीजन वुड बी ऑफ व्हाट काइंड? यहाँ पे क्या, कौन से टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्या होगा? तो यही चीज मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखी हुई है कि दिस रीजन वुड कंप्राइज ऑफ 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस, मल्टीपल कॉपीज, मतलब 23 बेस पेयर की कॉपी इधर, फिर उसके बगल में 23 बेस पेयर की इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से कंटिन्यूअस 23 बेस पेयर रिपीट्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? इस रीजन में। कौन सा रीजन है? टर्मिनस रीजन। ठीक, इनमें से जो ये कॉपीज हैं 23 बेस पेयर की, जो मल्टीपल कॉपीज है, उसमें से 7 अभी तक आइडेंटिफाइड है ई कोलाई के अंदर। ठीक है, नाउ अब ये जो साइट्स हैं, दैट मीन्स जो 23 बेस पेयर रिपीट्स है, 23 बेस पेयर के जो रिपीट्स इस टर्मिनस रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं, वो क्या करते हैं? दे सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड एज टस प्रोटीन। ठीक है, अब एक प्रोटीन है जिसका नाम है टस प्रोटीन। अब इस टस प्रोटीन की क्या खास बात है? ये जो टस प्रोटीन है वो इस 23 बेस पेयर के जो रिपीट सीक्वेंसेस है, जो यहाँ पे कहीं पाए जा रहे थे, इस जगह पे कहीं पाए जा रहे थे, वो टस प्रोटीन आकर के इन सीक्वेंसेस पे बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो दीज सीक्वेंसेस आर द बाइंडिंग साइट ऑफ द टस प्रोटीन। एंड व्हाट इज अ टस प्रोटीन? टस प्रोटीन इज एक्चुअली अ DNA binding protein that is binding at the 23 base pair repeat sites present in the TUS region, present in the TER region. I believe इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये है पहले पेज की पूरी समरी जो कुछ हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो टस प्रोटीन है इट इज टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। अब आप जान रहे हैं ना कि ये टर्मिनस रीजन कहाँ पे है? यहीं पे है। एंड दिस
दिस टस प्रोटीन इज यूटिलाइजिंग दिस रीजन, टर्मिनस रीजन को यूटिलाइज कर रहा है। कैसे यूटिलाइज कर रहा है? यहाँ पे बाइंड करके यूटिलाइज कर रहा है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट दिस टस प्रोटीन इज टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। What happens or what does this TUS protein do? ये important है। It allows the passage of replication fork in one direction but does not allow in opposite direction। देखिए समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए this was my circular DNA, this was my origin of replication, इसके just opposite हो जाएगा मेरा TER region। TER region पे TUS protein bind किया हुआ है। अब TUS प्रोटीन क्या कर रहा है? इट इज अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इन वन डायरेक्शन बट इट डज नॉट अलाउ इन द अदर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? अब जैसे कि ये इस पॉइंट को मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरा पॉइंट कौन सा है? टर्मिनेशन साइट है और यहाँ पे TUS प्रोटीन बाइंड किया हुआ है। अब देखिए एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर से घूमता 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 इधर पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और सेम वे में एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर से घूमता 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 यहां पहुंच जाएगा। तो जो यहां पे TUS प्रोटीन है वो ऐसे वाले को मान लीजिए उसने अलाउ कर दिया, ठीक है, वो घूमता घूमता यहां तक आएगा, बट साथ ही में इधर वाला भी तो घूमता हुआ आ रहा होगा, वो इसको इधर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका मूवमेंट वो ऐसे इधर क्रॉस करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क जस्ट TUS प्रोटीन पे ही रुक जाएगा। सेम वे में ये वाला इधर ज्वाइन करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, ये जैसे ही यहां तक आएगा, ये जैसे यहां तक आएगा ये आगे जा सकता है बट ये रुक जाएगा। इसी तरीके से इधर ये वाला जो इधर आ रहा होगा वो यहां पे रुक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों जो रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे वो जस्ट अपने इसी पॉइंट पे, ऑपोजिट पॉइंट पे आकर के रुक जाएंगे। दे वुड बी कमिंग लाइक दिस एंड वो ऐसे आकर के यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला इधर आगे नहीं जा सकता, ये वाला इधर नहीं जा सकता, तो एक डायरेक्शन से आने को रोकेगा, दूसरे एक डायरेक्शन से आने को अलाउ करेगा और दूसरे डायरेक्शन से आने को रोक देगा। यही चीज यहां पे बताई जा रही है, ठीक है। तो इट अलाउज द पैसेज ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी हम ये फोटोग्राफ भी दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ एक्चुअली डीएनए बी हेलिकेज स्टॉप्ड, दैट मीन्स जो ये डीएनए बी हेलिकेज है, ये सबसे आपको पता है ना कि हेलिकेज जो होगा वो पॉलीमरेज के पहले मूवमेंट शो कर रहा होगा। भाई पहले हेलिकेज चलता है, उसके पीछे पीछे पॉलीमरेज चलता है। हेलिकेज पहले आगे चलते हुए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ता हुआ जाता है, पीछे पीछे पॉलीमरेज आता है, राइट। तो जब मैं रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं हेलिकेज की, क्योंकि हेलिकेज आगे बढ़ रहा है। अब ये हेलिकेज जो आगे बढ़ रहा है वो एक डायरेक्शन में हेलिकेज जब चल रहा था उसको अलाउ किया, दूसरे डायरेक्शन से आ रहा था उसको रोक दिया। तो अलाउड इन वन डायरेक्शन एंड is disallowed या not allowed in the other direction. So both replication forks become trapped within a very short range. अभी मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क दोनों साइड से आ रहे होंगे वो एक बहुत ही छोटी रेंज में, ये जो नीचे टर्मिनेशन रीजन है उसी पे आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई हर बार जब भी रेप्लिकेशन होगा इस स्ट्रैंड का, जब भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो टर्मिनेशन ऑलमोस्ट एक ही साइड पे होगा हर बार। अब ये कैसे है, इसका डायरेक्ट डायग्राम जरा हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये मान लीजिए हमारा ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड है जिसका रेप्लिकेशन होना है। तो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड जिसका रेप्लिकेशन होना है। ये डबल स्ट्रैंड नहीं दिखाया गया है सिंप्लिसिटी के लिए, ये आप जानते हो दिस इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको आप ओरीसी से दिखा रहे हो। अब ये फॉर्क मूवमेंट जो है, क्योंकि आप जानते हो कि दिस इज अ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, तो एक फॉर्क ऐसे इधर से इधर जाएगा, एक फॉर्क इधर से इधर जाएगा। इस डायग्राम में भी ये आप देख सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ दिखाए है कि टर्मिनेशन जो टर जो साइट्स है, ये जो टर रीजन है, यहाँ पे 23 बेस पेयर के रिपीट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया था। जैसे कि यहाँ पे टर जे, टर जी, टर एफ, टर बी, टर सी और टर ए, इधर भी टर ई, टर एच, आई, ये सब पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये टर्मिनेशन रीजन्स हैं, ठीक है। और इन रीजन्स के ऊपर आकर के बाइंड करता है कौन, टस प्रोटीन आकर के बाइंड करता है, ठीक है।
अब अगर टस प्रोटीन अगर बाइंड कर गया तो फिर ये परमिसिव ऑफ टर का मतलब क्या हो गया, ये इधर से अगर ये मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क इधर आ रहा होगा तो ये ब्लू जो दिखा रहा है वो परमिसिव है, यानी कि ये इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क को जाने देगा। बट इधर वाला जो रेप्लिकेशन फॉर्क आ रहा होगा ये इसके लिए परमिसिव है बट इसके लिए नॉन परमिसिव है, यानी कि जैसे ही ये इसको इधर से मान लीजिए इधर से क्रॉस करता हुआ आ रहा होगा यहाँ पे आकर के, अब इधर से ये क्रॉस करता हुआ आ रहा होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क्स कहीं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के इधर जस्ट ऑपोजिट आकर के ये रुक जाएंगे, क्योंकि अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब दोनों के लिए नॉन परमिसिव साइड मौजूद हो गया है। अब दोनों ही क्या हो गया, नॉन परमिसिव साइड पे आ गए। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, अब ये इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता हुआ आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि यहां तक तो आ गया बट यहां पे देखिए दिस साइड ये रेड वाला है, इसको रोक देगा, ये नहीं जा सकता इधर। सेम वे में ये इधर घूमता हुआ आ रहा है बट यहां पे आकर के ये भी रुक गया। तो दोनों दम बिल्कुल स्ट्रेट यहां सामने आकर के मिल जाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रेप्लिकेशन दोनों साइड से ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, हर बार एक ही जगह पे आकर के रुक जाएगा। ये और थोड़ी सी डिटेल्ड फोटो है, आप ये देख सकते हो। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब आप जानते हो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो एक स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन ऐसे हो रहा है, ये वाला देखिए रेप्लिकेशन हो रहा है, और एक स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन ऐसे हो रहा है। अब दोनों ही रेप्लिकेशन जो होगा यहाँ पे आके टर्मिनस रीजन में आकर के रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर साइट्स पाई जा रही है। कितने रिपीट्स की होती है? 23 बेस पेयर की होती है, और ये 23 बेस पेयर्स जस्ट ऑपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अटैच्ड होते हैं, जिसके ऊपर टर साइट आकर जिसके ऊपर टस प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाता है। और इसके बाद इसका एक साइड परमिसिव होता है, एक साइड नॉन परमिसिव होता है। दोनों साइड, दोनों तरफ से आने वाले रेप्लिकेशन फॉर्क्स ऑलमोस्ट बीच में आकर के रुक जाते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन जो होता है हर बार ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स वो एकदम सेंटर में आकर के रुकता है, एक ही पॉइंट पे आकर के रुकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्मिनेशन। एक और डायग्राम है मेरे पास। तो रेप्लिकेशन जब खत्म होता है, दैट मीन्स जब टर्मिनेशन होता है, तो आफ्टर रेप्लिकेशन 2 न्यू सर्कल्स वुड बी फिजिकली इंटरलॉक्ड। मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रैंड था, यहाँ पे मेरा दूसरा वाला स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के बाद जो मिला है वो मुझे यहाँ पे मिल गया इस तरीके से। बट ये दोनों जो रेप्लिकेशन के जो मेरे ये जो सर्कल्स हैं, ये दोनों फिजिकली इंटरलॉक्ड होंगे एक दूसरे से, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे फंसे हुए होंगे। अब इन्हें क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे इसको अलग अलग करना होगा, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? इन दोनों को अलग तो करना ही पड़ेगा, तभी ये आगे जाकर के सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स के फॉर्म में बनेंगे और फिर रेप्लिकेशन कराएंगे। तो किस तरीके से किया जाता है इस प्रोसेस को, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने का जो तरीका है, दोनों डीएनए, जो नया डीएनए फॉर्म हुआ है और जो पुराना वाला है, उसको अलग अलग करने का मेरे पास क्या तरीका है? उसको अलग अलग किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकैटिनेशन। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डीकैटिनेशन प्रोसेस। और ये डीकैटिनेशन प्रोसेस कौन कराता है? इट इज डन बाय टोपोआइसोमरेज 4। ठीक, टोपोआइसोमरेज 4 इज अ टाइप ऑफ टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। अब आप जानते हैं कि टोपोआइसोमरेज टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। मैं डिटेल में टोपोआइसोमरेज के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो टोपोआइसोमरेज 4 2 टाइप का है। टोपोआइसोमरेज 4 जो है वो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है। और ये किस तरीके से काम करता है ये देखिए। ये सर्कुलर डीएनए था ओरिजिनल, जिसके लिए हमें रेप्लिकेशन कराना है, जिसके ऊपर रेप्लिकेशन कराना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स बन रहे, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क काम कर रहे। अब द रेप्लिकेशन फॉर्क्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो बढ़ रहे। और फाइनली ये तो ओरिजिनल वाला था, ये नया वाला बन गया। अब लेकिन ये एक पॉइंट पे इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हमें तोड़ना है। तो फिर ये 2 डिफरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बन सकते हैं? थ्रू द एक्शन ऑफ टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, जिसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है टोपोआइसोमरेज 4। तो इसके थ्रू ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो टोपो 4 के थ्रू ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं।
तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया, इनिशिएशन फर्स्ट वाले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में इलोंगेशन, और फाइनली वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनेशन देखा। टर्मिनेशन में क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम्स है, ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा मैं अगेन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो क्रैश कोर्स गेट बायोटेक्नोलॉजी का अभी रनिंग है, उसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे देता हूं। तो क्रैश कोर्स जो रनिंग है उसकी फ़ीस है ₹3800, और इसमें हम लोग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम लोग कवर करवा रहे हैं। ये 1 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको PDF एंड रिकॉर्डिंग्स दोनों ही मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको जो टेस्ट्स होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स टेस्ट वुड ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर यू, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और 1 महीने के अंदर वी वुड कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपके लिए ये कोर्स इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अपनी सारी तैयारी को एक बार वापस रिफ्रेश कर सकते हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से जोर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें, आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना, तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। सो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।